देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हमारी एक खास पेशकश में इस देश के जो दिग्गज डॉक्टर हैं, अलग अलग अगर बात की जाए फील्ड से, एलोपैथ की बात की जाए, होम्योपैथ की बात की जाए, आयुर्वेद की बात की जाए, तो इस देश के जो दिग्गज डॉक्टर हैं वो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ जो विशाल पैनल होगा, इसमें 3 तो पद्मा अवॉर्डीज हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 1235 नए मामले दर्ज किए गए और 47 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 18,539 हो गई है। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात यह है कि अब तक सामने आए पॉजिटिव मामलों में 80% मामले ऐसे हैं जिनमें कोई संक्रमण के लक्षण नहीं दिखाई दिए, एसिम्प्टोमेटिक जिसे कहते हैं। सोचें आपके बगल में कोई व्यक्ति है, आपके निकट में कोई व्यक्ति है, आपके परिवार में कोई व्यक्ति है, उसको न खांसी है, न जुकाम है, न सिर दर्द है, ना उसको कोई फीवर है, लेकिन टेस्ट कराया तो पता लगा कि वो कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे लोगों को कहा जाता है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, जिनमें कोई सिम्टम नहीं है लेकिन वो पेशेंट है। और ये इस देश में 80% लोग हैं। ये चिंता की बात है। कैसे डील करेंगे, कैसे निपटें? क्या हमारे अंदर ऐसी इम्यूनिटी है जिससे हम निपट सकते हैं? यही एक विशाल डॉक्टरों का पैनल हमें बताने वाला है। राजधानी दिल्ली में भी बीते कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण से के ज्यादातर ऐसे केसेस सामने आए। उनमें खांसी बुखार जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं, जिन्हें यह तक पता नहीं है कि वो जानलेवा वायरस से संक्रमित हैं। और इस गलतफहमी में वो सबसे मेलजोल बढ़ा रहे हैं। देश के दिग्गज डॉक्टर से हम बात करेंगे, आखिर क्या है इसका फाइनल सॉल्यूशन। हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन है, लेकिन उससे पहले जो हमारे सामने बड़े सवाल हैं आपकी स्क्रीन पर, वो बड़े सवाल। बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों का मतलब होता क्या है? एसिम्प्टोमेटिक कहा किसे जाता है? ये सोचने वाली बात। बिना लक्षण वाले मरीज को जीवन शैली में क्या लाना चाहिए बदलाव, वो क्या करें? तीसरा, जानलेवा वायरस के संक्रमण से बचने के उपाय क्या क्या है? मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान हैं। आपकी स्क्रीन पर जो आपको बताना चाहूंगा, यहां पर पद्म भूषण डॉक्टर नरेश त्रेहन हमारे साथ हैं, चेयरमैन मेदांता हॉस्पिटल। मेरे साथ पद्मश्री डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन है, चेयरमैन मेदांता लिवर इंस्टीट्यूट। आप दोनों का सर स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल के। मेरे साथ हैं पवन सिन्हा जी, जो कि श्री गुरु पवन सिन्हा जी, आयुर्वेद में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है, नॉलेज है। मेरे साथ यहां पर स्क्रीन पर जो आपको डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आयुर्वेदाचार्य हैं। मेरे साथ डॉक्टर अमृत राज आयुर्वेदाचार्य हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पद्मश्री डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, और मेरे साथ होंगे पद्मश्री डॉक्टर कल्याण बैनर्जी के साथ उनके बेटे कुशाल बैनर्जी और डॉक्टर योगेश सहगल, सीनियर फैकल्टी एट डॉक्टर सहगल स्कूल ऑफ रेवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी। सबसे पहले यहां पर अरविंदर सिंह सोइन मेरे साथ हैं। डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन, मैं उनसे जानना चाहूंगा, चेयरमैन मेदांता इंस्टीट्यूट, क्योंकि डॉक्टर त्रेहन अभी जुड़ने भी वाले हैं हमारे साथ। सर, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, ये किन्हें कहा जाता है? ऐसे क्या चीजें होती हैं जिनको एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, और ये क्यों इतना खतरनाक मामला है? 80% कहते हैं कि ऐसे केसेस सामने आए पिछले 24 घंटे में। देखिए, ऐसा है कि एसिम्प्टोमेटिक यानी कि लक्षण के बिना जो पेशेंट कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, उसका यह मतलब है कि कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन उनको बीमारी के कोई लक्षण नहीं है, उनको फीवर नहीं है, उनको कॉफ नहीं है, ब्रेथलेस नहीं है, वो खुद बिल्कुल ठीक हैं, दे आर एब्सोल्युटली वेल। उनको ये नहीं समझ आ रही है कि उनको क्या बीमारी है। तो ये एसिम्प्टोमेटिक मरीज होते हैं जिनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है लेकिन उनको कोई लक्षण नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है उनको इन्फेक्शन है,
वो उनके अपने बिना जाने और दूसरे लोगों के बिना जाने दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। दे आर शेडिंग वायरस, उनसे वायरस निकलकर दूसरों को इन्फेक्ट कर रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की ये है कि हमें नहीं पता है कि वो सच में एसिम्प्टोमेटिक हैं या प्री सिम्प्टोमेटिक हैं। प्री सिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि आज की डेट में उनका टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन लक्षण नहीं है, लेकिन अगले 4-5 दिन में उनको शायद लक्षण आ जाएं। तो इसलिए ये दूसरा महत्व है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का। उन पे कड़ी नजर रखनी चाहिए, उनको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, किसी से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, और पिछले 10 से 15 दिन में जिससे कांटेक्ट हुआ है उनके नाम उनको रिवील करने चाहिए। सर, मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगा आपसे, और मैं चाहूंगा कि हम ये सारे ग्राफिक्स बीच बीच में दिखाते रहें। एक तो आपने कहा एसिम्प्टोमेटिक, एक आपने कहा प्री सिम्प्टोमेटिक। प्री सिम्प्टोमेटिक क्या होता है? एक मिनट में यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर कल्याण बैनर्जी अभी अभी जुड़े हैं और डॉक्टर कुशाल बैनर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पद्मश्री डॉक्टर कल्याण बैनर्जी हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। और इसके तुरंत बाद मैं पद्मश्री डॉक्टर अरविंद सिंह सोइन के बाद तुरंत मैं आऊंगा डॉक्टर अरविंद कुमार जी के पास। सर, प्री सिम्प्टोमेटिक किसे कहते हैं, थोड़ा समझाएं मुझे। आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं डॉक्टर सोइन से पूछा हूं सर। सर, ये फेज है बीमारी का जिसमें वायरस ने शरीर को इन्फेक्ट तो कर दिया है और आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, लेकिन उनको अभी लक्षण नहीं आए हैं, लेकिन अगले 3 से 5 दिन में या 7 दिन में लक्षण आ जाएंगे। यानी कि अगर आप उनकी हिस्ट्री ट्रेस करें तो आज से अगले हफ्ते तक अगर उनको वॉच में रखा जाए तो आज बुखार खांसी नहीं है, लेकिन 3, 4, 6 दिन के बाद वो आ सकता है। ऐसे पेशेंट्स को प्री सिम्प्टोमेटिक बोला जाता है, इन द सेंस के आप 5-6 दिन बाद जब उनको सिम्टम्स आएंगे तभी बता सकते हैं कि पहले उनका जो फेज था वो प्री सिम्प्टोमेटिक। प्री सिम्प्टोमेटिक। सर, इससे बचने का कोई उपाय है? क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं? क्या क्या ऐसा कर सकते हैं जिसमें फर्क पड़े? नहीं, देखिए ऐसा है कि बचने का जो मीनिंग है इस वक्त वो ये है, ये आप पूछ रहे हैं कि जो प्री सिम्प्टोमेटिक उसको क्या करना चाहिए, लेकिन उस वक्त जब वो प्री सिम्प्टोमेटिक हैं तब उनको नहीं पता है कि उनको आगे सिम्टम आने वाले हैं। वो तो 5 दिन 6 दिन बाद जब उनको अगर सिम्टम आते हैं, अगर वो कोविड के जो लक्षण है वो उनको आ जाते हैं, तब उस पॉइंट पे माना जाएगा कि पहले जब उनका टेस्ट पॉजिटिव आया तो वो प्री सिम्प्टोमेटिक स्टेज में आया था। तो जिसका भी टेस्ट पॉजिटिव आया है उसको सेम प्रिकॉशन लेने हैं, यानी कि एक मेडिकल फैसिलिटी में रिपोर्ट करना है। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं और अस्पताल में उनको भर्ती करने की जरूरत नहीं है तो वो एक डेजिग्नेटेड आइसोलेशन फैसिलिटी में उनको रहना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी सरकार में ऐसे पेशेंट्स को घर में रहने की अनुमति नहीं दी है और उनको डेजिग्नेटेड आइसोलेशन फैसिलिटी में रहना चाहिए या फिर एक अस्पताल में रहना चाहिए, और किसी से भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए उनका अगले 14 दिन के लिए, और पिछले जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी कड़ी ट्रेसिंग होनी चाहिए, एक एक कॉन्टैक्ट को टेस्ट करना चाहिए। यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन ने अभी हमें क्या कहा है आपको बता दूं। एसिम्प्टोमेटिक और प्री सिम्प्टोमेटिक 2 टाइप की कंडीशंस हैं, मतलब जिनमें लक्षण नहीं हैं और वो कोरोना पेशेंट्स हैं तो उनको एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, और प्री सिम्प्टोमेटिक यानी जिनमें हो सकता है और अभी लक्षण कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ऐसे लोगों को तुरंत मेडिकल फैसिलिटी जो है अपने निकट में उसको रिपोर्ट करना चाहिए और सेल्फ क्वारंटीन हो जाना चाहिए। यानी कि वो जो भी मेडिकल फैसिलिटी आपको बता रही है, जो भी गाइडेंस है उसको फॉलो करें और अपने आप को क्वारंटीन करें। ये अभी का पहला भाग है। मैं अपने जितने भी दर्शक अभी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं अपने जो इतना विशाल पैनल है हमारे साथ, आप एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पर हमारे जो मेहमान जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, हमने शो को 2 भाग में डिवाइड किया है। डॉक्टर नरेश त्रिहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला भाग है जिसमें हम ये बताएंगे कि आखिर एसिम्प्टोमेटिक और प्री सिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं वो कैसे, क्या करें क्या ना करें, और ये कितना बड़ा एक चैलेंज है डॉक्टर्स के लिए। और दूसरे भाग में क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस, क्या क्या दवाइयां हैं, ये सब हम बात करेंगे। डॉक्टर नरेश त्रिहन हमारे साथ हैं, पद्म भूषण डॉक्टर नरेश त्रिहन, चेयरमैन मेदांता हॉस्पिटल। डॉक्टर त्रिहन, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने टफ टाइम में आप लोग हमारे लिए समय निकाल रहे हैं। डॉक्टर त्रिहन, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, और आईसीएमआर ने कल प्रेस ब्रीफिंग की, अभी भी उनकी प्रेस ब्रीफिंग चल रही है,
पिछले 24 घंटे में, बल्कि 48 घंटे में 80% पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक हैं। अब डर इस बात का है कि ये पता ही नहीं लगता कि किसको कोरोना है या नहीं है। ऐसे में क्या करें लोग? ये सही बात है कि ये वर्ल्ड में ही यही चैलेंज रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं हु मे बी कोरोना पॉजिटिव, वो इन्फेक्टिव भी हैं और उनका पता भी नहीं लगता। इसीलिए ये प्रॉब्लम फैला इसीलिए है क्योंकि अगर जो ये ऑब्वियस हो जाए कि किसी को खांसी जुकाम है तो उससे तो दूर रहेंगे, आप उसको क्वारंटीन करोगे या जो भी कुछ करोगे, तो ये खतरनाक मामला इसलिए है। तो ये टेस्टिंग से पता लगता है। इसीलिए हम बार बार यही बात आ रही है कि जितना हम टेस्टिंग करेंगे सोसाइटी में, कम्युनिटी में, उतना ही पता लगेगा कि किस हद तक ये फैली है बीमारी। और जैसे अब दुनिया में भी प्रॉब्लम था कि टेस्ट किट्स की बहुत कमी थी, पर अब आने वाले टाइम में, पिछले 2-4 दिन में और आने वाले टाइम में टेस्ट किट्स की अवेलेबिलिटी काफी बढ़ गई है और उसकी कॉस्ट भी कुछ कम होने की उम्मीद है। तो अगर जो हम अपनी टेस्टिंग रैंप अप कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का पूरा प्लान है, तो हमें पता लग जाएगा 3 मई से पहले भी कि ये कितना फैल चुका है, कितना डीप गया है कम्युनिटी में कि नहीं। इसीलिए एक ही तरीका है सिर्फ ये पता करने का और उसी को हम अपनाएं। सर, आपने बताया टेस्टिंग जरूरी है, लेकिन क्या ये समझा जाए कि अगर किसी को कोरोना हो गया या किसी को लक्षण नहीं दिखाई दे रहे फिर भी कोरोना हो गया, तो कोरोना का मतलब क्या मौत है, या अपनी इम्यूनिटी के दम पर भी आप लड़ सकते हैं इससे? नहीं, ये तो बिल्कुल गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इसका मैं आपको आंकड़े देता हूं और ये हमारे इंडिया में भी ऐसा ही चल रहा है जो दुनिया से एक्सपीरियंस आया है। सबसे पहले तो 80-85% जो है या एसिम्प्टोमेटिक होंगे या बहुत माइल्ड सिम्टम्स होंगे, जैसे नॉर्मल फ्लू के होते हैं। ये लास्ट 15% जो लोग हैं जिनको इन्फेक्शन होगा, वो उनको इतना सीवियर हो सकता है कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े। उसमें से भी मेजॉरिटी के लोग हैं वो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के बाद वो 3-4 इंटेंसिव केयर यूनिट में जाना पड़ेगा। ये हमारा एक्सपीरियंस इंडिया में अभी तक ऐसा ही है। वो भी फिर से एटलीस्ट रिकवर हो जाएगी। अगर जो आप देखोगे इसका दिन आंकड़ा आ रहा है से सीवियर केसेस, तो मोर्टेलिटी या डेथ रेट जो है वो 3% तब कैलकुलेट कर रहे हैं जब हमें यही नहीं पता कि कितनी फैल चुका है और हम सिर्फ सीरियस से केसेस को जो हमारे सामने आ रहे हैं उन्हीं को ट्रीट कर रहे हैं। तो होपफुली ये जो डेथ रेट आएगा वो 2% के करीब ही होगा, जिससे और भी फ्लूज ऐसे हैं। पर इसका भयंकर काम क्या है, ये फैलता बहुत जल्दी है। ये सार्स जो पहले हुआ था उसके जितना डेडली नहीं है, पर ये इन्फेक्टिव बहुत ज्यादा है। तो जैसे हम बोल रहे हैं अपने आप को बचाओ, डिस्टेंसिंग और मास्किंग करो और क्लोज कांटेक्ट कभी से कोई टाइम ज्यादा मत निकालो, तो वही एक तरीका है कि आप इससे बच सकते हैं। डॉक्टर त्रेहन, आपका सिग्नल थोड़ा सा लूज हो रहा है, आपकी इमेज बहुत ज्यादा क्लियर से मुझे नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगा, और वो ये है कि जितने भी केसेस अभी तक आए हैं, आपने कहा है कि 2% केस जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, जहां पर उसमें फेटल हो सकते हैं। भारत में जो अभी तक आपके, क्योंकि आपके हॉस्पिटल की अगर बात करें तो मैं चाहूंगा सब लोग अप्रिशिएट करें इस बात को कि कई सारे पेशेंट्स थे और कई इटली के भी पेशेंट्स थे जिनको आप लोगों ने क्योर किया। क्या इसकी कोई मेडिसिन आई है सर अभी तक, या वो कॉम्बिनेशन ट्राई किए जा रहे हैं? क्या इसकी कोई दवा आई है? देखो, इसकी कोई स्पेसिफिक दवा नहीं आई है अभी तक, पर इसको जो हम कहते हैं रीपर्पसिंग ऑफ ओल्ड मेडिसिन, तो जैसे पहले मलेरिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन यूज करी जाती है, और एक दूसरी दवाई है एजिथ्रोमाइसिन,
ये दोनों जो दवाइयां हैं इसके ऊपर काम किया गया एज पुराने एक्सपीरियंस को लेके कि इसमें एंटीवायरल एक्टिविटी है। तो इसका जो मैकेनिज्म है कि जब ये वायरस, जिसके आपने पिक्चर देखी है, उसके स्पाइक्स निकले हुए हैं, वो जो स्पाइक प्रोटीन होती है वो जाके एस इनहिबिटर 2 में मिल जाती है, स्टक हो जाती है, जिससे वो ग्रोथ शुरू हो जाती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो दवाइयां हैं जो वो रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं कि ये प्रोटीन ना उसमें लग सके, वो कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा था। तो उसमें हाइड्रोक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन ट्राई किया गया दुनिया में, और कुछ फेवरेबल स्टडीज आई जो चाइना से आई, इटली से आई और अब फ्रांस से आई, जिसमें ये बोला गया कि अगर कुछ लगता है कि सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स जो है, सिवियरिटी ऑफ द डिजीज है, उसके ऊपर कुछ इसका बेनिफिट होता है। तो वो अभी लिमिटेड स्टडीज है, लॉन्ग टर्म स्टडीज नहीं है, पर इससे कुछ इंकरेजमेंट मिला, तो हमने सब ने इन अप्रोप्रिएट केसेस इसको यूज करना शुरू किया है। पर जो डेफिनेट मेडिसिन की बात करी आपने, वो जो उसमें जो कहते हैं लीड कैंडिडेट, वो है रेमडेसिविर, जो अमेरिका में डेवलप हुई गिलियड कंपनी के माध्यम से। उन्होंने अपनी रिसर्च चाइना और अमेरिका में करी। उसकी रिसर्च की जो स्टडीज है वो अब कंप्लीट होने वाली है। कहते हैं कि अप्रैल के एंड तक या मई के फर्स्ट वीक तक वो कंप्लीट हो जाएगी। और उन्होंने वो दवाई WHO को दी कि आप दुनिया में भी इसकी ट्रायल शुरू कराओ। तो इंडिया को भी वो मिलेगी, और होने वाले टाइम मतलब 2-3 हफ्तों में लगता है कि इंडिया में भी वो ट्रायल शुरू हो जाएगी, जिसको सॉलिडारिटी ट्रायल कहते हैं जी। अगर जो रेमडेसिविर का जो अभी प्रॉमिस लग रहा है अमेरिका में की स्टडीज में और चाइना की स्टडीज में, तो हमें बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। और इसमें हिंदुस्तान की किस्मत अच्छी होगी कि हमारे यहाँ डिजीज लेट आई, इतनी जल्दी नहीं आई, औरों के पीछे आई है, तो हमें मौका मिल गया कि दवाइयाँ अवेलेबल हो रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। TV9 भारतवर्ष के लिए आपने जो समय निकाला। डॉक्टर त्रेहन हमारे साथ फर्स्ट 10 मिनट्स में ही हमारे साथ थे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। यानी कि डॉक्टर त्रेहन ने जो कहा है उसको एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से का जो सोल्यूशन है वो ये है कि ज़्यादा टेस्टिंग हो जिससे पता लगे, नंबर 1। नंबर 2, 15% केसेस ही ऐसे हैं जो चिंता का विषय हैं। नंबर 3, 2% केस ऐसे हैं जो डेडली हैं, जिसमें मृत्यु तक की संभावना है, लेकिन वो पहले किसी बीमारी से ग्रस्त होंगे तब वो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। नंबर 4, डिस्टेंसिंग और मास्किंग सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अपने डे टू डे लाइफ में भी इसको मान के रखें। और नंबर 5 लास्ट, रीपर्पसिंग ऑफ ओल्ड मेडिसिन, वो कॉम्बिनेशन के साथ कोशिश की जा रही है कि लोगों की मदद की जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेदांता हॉस्पिटल ने स्टार्टिंग में जो इटालियन टूरिस्ट का बैच था उसको क्योर किया और सक्सेसफुली क्योर किया। उसमें से कई सारे लोग ऐसे थे जिनकी कई हैबिट्स जो थी वो बड़ी ख़राब हैबिट्स थी। कई ऐसे लोग थे जो बहुत एज वाले थे, लेकिन उनको क्योर किया है। खैर, मेरे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार है सर गंगाराम हॉस्पिटल से। सर आपका स्वागत है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स सबसे बड़ा कंसर्न है। अब मैं नॉर्मल एक इंडियन की अगर बात करूं, एक आम भारतीय जो है उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आते हैं। आज ही दिल्ली में खबर आई कि एक राशन की दुकान में जा रहा है, वहां पर कोई अफेक्टेड था, उससे अफेक्ट होते जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं लगता है। लोगों को करना क्या चाहिए अभी, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि किसी को भी कोरोना हो सकता है। जी निशांत जी, ये बात एक्चुअली हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, बट शायद चूंकि उस समय टेस्टिंग बड़े सीमित ग्रुप तक लिमिटेड थी, तो उनमें ही ये चीज़ डिटेक्ट हो रही थी कि वो वहाँ से आया, तो इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया था। एक तो मैं एक बात को करेक्शन कर दूं कि ये जो आप शायद कल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को कोट कर रहे होंगे, उन्होंने कहा था 80% जो पेशेंट थे वो या तो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक थे। तो इसका जो अगर आप इन्फेक्शन का ग्राफ देखें, तो मान लीजिए डे 0 पे मुझे इन्फेक्शन हुआ किसी से, मेरे शरीर में जाके वायरस मल्टीप्लाई करने लगा, तो एक पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, जो 1 या 2 दिन से लेकर 10-12 दिन तक कुछ भी हो सकता है, एवरेज 5 से 6 दिन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड के मायने हैं कि इस समय आपके शरीर में वायरस है, वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, आपके शरीर की अपनी जगहों को घेर रहा है, अपने पैर जमा रहा है,
आप इन्फेक्शियस हैं, आपके खांसी में, छींक में, बोलने में, सांस से वो वायरस निकल रहा है, लेकिन आपको अभी सिम्टम डेवलप नहीं हुए। इसको आप इंक्यूबेशन पीरियड भी कह सकते हैं, इसको प्री सिम्टोमेटिक, जो डॉक्टर सोइन ने वर्ड यूज किया, आप वो भी कह सकते हैं। वो ये इंक्यूबेशन पीरियड है जो एवरेज 5 से 6 दिन रिपोर्ट हो रहा है कोरोना इन्फेक्शन में। इसके बाद आता है कि सेकेंड वीक ऑनवर्ड जो सिम्टम्स होते हैं। अब इसके सिम्टम्स में भी बड़ा वाइड वेरिएशन है, किसी को माइल्ड फीवर होता है, किसी को हाई फीवर होता है। कई रिपोर्ट्स ऐसी थी जिसमें उन्होंने कहा था शुरू से हाई फीवर है, जबकि कई रिपोर्ट्स आई हैं कि शुरू में माइल्ड फीवर होता है, बाद में हाई हो जाता है। खांसी सबको होती है, नाक बहना इसमें ज्यादा सिम्टम नहीं है। 2 और सिम्टम इंपॉर्टेंट हैं, एक तो लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल, ये 2 चीजें होती हैं। कुछ मरीजों ने कंफ्यूजन की भी रिपोर्ट की हुई है। ये सारा का सारा ग्रुप, लेकिन इसके अलावा एक सर्टेन परसेंटेज एक्चुअली ऐसा है जिसको कभी कोई सिम्टम नहीं होता और वो पूरा पीरियड निकल जाते हैं और वो बाद में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन सर, उनको मैं थोड़ा सा मिस कर गया, मैं माफी चाहूंगा। आपने 2 सिम्टम्स बताए जो हर एक पे प्रोमिनेंटली होते हैं, वो क्या थे? फीवर और कॉफ, ये 2 हमारे मेन सिम्टम माने जाते हैं कि पहले तो फीवर होता है, लेकिन कई पेशेंट्स को शुरू में फीवर नहीं हो रहा है। जैसे मैलेज हम लोग कहते हैं कि बॉडी टूटा टूटा सा लग रहा है, तबीयत डाउन सी लग रही है, और उसके बाद खांसी आ जाती है। बहुत ज्यादा नाक बहना, नाक से पानी बहना, जो कॉमन फ्लू में काफी होता है, वो इसमें इतना प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं है। लेकिन लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल, ये 2 सिम्टम फ्लू में नहीं होते जो कोरोना के सिम्टम हैं, जो इंग्लैंड में कई केसेस ईएनटी वालों को रिपोर्ट किए गए थे। ये सब कुछ हमारा करीब 85%, जैसा डॉक्टर त्रेहान ने कहा, 85% में ये होता है। तो ये जो माइल्ड या नो सिम्टम्स वाले हैं, या तो ये वो पेशेंट्स हैं जो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में है, अगर आप इनको कुछ दिन फॉलो करेंगे तो इनकम से सिम्टम्स हो जाएंगे, और इसमें एक छोटा परसेंटेज ऐसा भी होगा जिसको शायद कभी सिम्टम नहीं डेवलप होंगे। यही इस बीमारी की सबसे बड़ी जो परेशानी है। जो कुछ साल पहले इबोला हुआ था वो इससे ज्यादा इन्फेक्शियस था, बट उसमें ये पीरियड बड़ा कम था। जैसे ही पेशेंट को बीमारी हुई, पेशेंट अगले दिन बिस्तर पे गिर गया और उसके ट्रांसमिशन के चांस कम हो जाए। यहाँ पर पेशेंट कई दिन तक नॉर्मल सोसाइटी में घूमता रहेगा, इन्फेक्शन फैलाता रहेगा, और उसी लिए मैं हम लोग बार बार कह रहे हैं सर, कि आपने बहुत बड़ी बात की। मैं आपको थोड़ा सा इंटरजेक्ट कर रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन ये पॉइंट अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। देखिए, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो 2 से 14-15 दिन होता है, वही इस बीमारी, जी, एवरेज 5 से 6 दिन, वही इस बीमारी को सबसे ज्यादा गंभीर बना रहा है। क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता है कि उसको ये कोरोना वायरस है और वो इधर उधर घूम रहा है। पहले जो इबोला से अगर इसकी तुलना की जाए तो इबोला में जिस दिन होती है बीमारी, उसके अगले दिन आप बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन यहां पे पता नहीं लगता है। और डॉक्टर अरविंद कुमार ने जो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ध्यान दीजिएगा, 85% केसेस में लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल, ये बहुत ही प्रोमिनेंट चीज है, ये बता रहे हैं आप। जी, 85% में है। मैंने कहा कि 85% टोटल पेशेंट जो हैं वो माइल्ड सिम्टम ग्रुप में होते हैं। तो ये 2 सिम्टम भी कुछ लोगों में हैं, बहुत ज्यादा में नहीं है, लेकिन फ्लू में ये सिम्टम कभी नहीं होते। तो अगर आपको सीवियर लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल है, आपको कोई चीज की सूंघने पर कोई उसकी स्मेल नहीं पता लग रही है, तो ये सिम्टम कोरोना की तरफ उंगली उठाता है। ये सिम्टम कोरोना की तरफ उंगली उठाता है। सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, क्योंकि पार्ट 2 में मैं सबसे ये डिस्कस करूंगा कि आखिर सोल्यूशन क्या है। मेरे साथ पद्मश्री डॉक्टर कल्याण बैनर्जी अभी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बैनर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, अभी जो केसेस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि आप लोग कई सारी मेडिसिन भी रिकमेंड कर रहे हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन भी रिकमेंड कर रहे हैं कि कैसे बचा जाए, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि लोग अपनी इम्यूनिटी बेटर कर जाएं? क्योंकि मुझे याद है जब आपके पास आते हैं पेशेंट्स तो आप उनको बोलते हैं ये सारी चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। कुछ ऐसा है जो पेशेंट्स के लिए जरूरी है अपने इम्यूनिटी लेवल पर, या इससे बचने के लिए जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? हम लोग को तो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करा सकता है जी। तो और होम्योपैथिक साइंस बेस्ड है, सिम्टोमेटिक जी। तो इसलिए सिम्टम अनुसार
दवाई देने से बहुत केसेस हम लोग देखा है, सीवियर केसेस भी कंट्रोल हो जाता है, रिकवरी भी संभव होता है। जी तो हम लोग उसी आशा में कुछ दवाइयाँ यूज कर रहे हैं जी जो इम्यूनिटी, स्पेशली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जी तो हम लोग का एक स्टडी भी चल रहा है, ऑलमोस्ट 15,000 केसेस को हम लोग दिया है, उसका अंदर 13,000 केसेस अभी स्टडी में है। उसको हाँ भी रिपोर्ट हम लोग जांच कर रहे हैं, डॉक्टर कुशल स्पेशली वो देख रहे हैं, जी तो भी फिर बता पाएंगे डिटेल्स में जो उसमें जी क्या क्या रिजल्ट आया है। जी। और नॉर्मल एक नॉर्मल इंसान जो है, अब इस बीमारी को लेकर तो डॉक्टर बैनर्जी कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि कौन कौन वनरेबल है, कौन नहीं हो सकता, लेकिन आप बता रहे 13,000 केसेस के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं। डॉक्टर कुशाल बैनर्जी से मैं उस पर टेक लूंगा अभी, लेकिन एक नॉर्मल इंसान क्या कर सकता है अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए? एक तो लाइफस्टाइल ठीक रखने होगा, जी खान पीन का रेगुलर, घर का अंदर या भी तो बाहर जाना रिस्की है, घर का अंदर ही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, जी और टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ये बहुत जरूरी है। और न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी फूड जैसे ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, ये सब जो हम लोग को इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये ले सकता है। जी और उसका साथ हम लोग कुछ होम्योपैथिक दवाई भी दे रहे हैं इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए, सो दैट द बॉडी कैन फाइट अगेंस्ट द डिजीज। जी। देखिए, हर इंसान के लिए अलग दवा होती है, हर इंसान की अपना अपना एक लेवल होता है और उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड बात है, लेकिन क्या कोई दवाई ऐसी है जो लोग अगर किसी डॉक्टर के पास ना जा पाएं या कहीं से वो ऑर्डर कर पाएं होम्योपैथिक दवाई, कोई आप सजेस्ट करना चाहेंगे? हम लोग तो अभी 3 दवाई हम यूज कर रहे हैं, जिसमें आर्सेनिक है, लाइकोपोडियम और यूपेटोरियम पर्फ। तो जी ये एक एक डोज करके हम रोज लेने के लिए बोल रहे हैं। आर्सेनिक सुबह, जी लाइकोपोडियम शाम को और यूपेटोरियम पर्फ रात को। जी ये एटलीस्ट 15 डेज करके हम लेने के लिए कह रहे हैं। जी। तो आपने दर्शकों को इसमें बताना। इम्यूनिटी जी इंप्रूव करेगा हाँ, और पेशेंट स्वस्थ भी रहेंगे। मैं अपने दर्शकों को और अपनी जो टीम है उसको बताना चाहूँगा, जिससे कि हम यहाँ पर लिख दें। आर्सेनिक जो दवाई है वो मॉर्निंग में रिकमेंड करते हैं। ये कोई, देखिए अपने दर्शकों को मैं फिर से एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रहा हूँ, ये कोई वो जगह नहीं है जहाँ पर हम दवाई रिकमेंड कर रहे हैं, नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें आपका कोई नुकसान नहीं करेंगी तो वो ली जा सकती हैं और वो आपका फ़ायदा ही करेंगी। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें सामने आ रही है। मैं और सारे डॉक्टर्स के पास भी जाऊंगा अभी। आर्सेनिक मॉर्निंग में, लाइकोपोडियम इवनिंग में, लाइकोपोडियम आर्सेनिक मॉर्निंग में, लाइकोपोडियम इवनिंग में, और यूपाटोरियम जो है वो भी इवनिंग में रिकमेंड की जाती है। लाइकोपोडियम नाइट में और यूपाटोरियम इवनिंग में। मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। डॉक्टर कुशाल बैनर्जी हमारे साथ हैं, जो कि रिसर्च भी कर रहे हैं इस पर 13-15 हज़ार पेशेंट्स के ऊपर। मैं अब उनके पास जाऊंगा। डॉक्टर कुशाल बैनर्जी, अभी तक जो आपकी स्टडी है उस स्टडी में क्या निकल कर आया है? अभी तक आप लोगों के क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहे हैं? ये जो आपकी स्टडी निकली है इम्यूनिटी लेवल पर, एसिम्प्टोमेटिक लेवल पर, दवाई के लेवल पर, क्या आपकी रिसर्च कही है? पहली तो एक करेक्शन ये है या क्लैरिफिकेशन ये है कि हम लोग दवाई प्रोफाइलैक्टिक मतलब प्रिवेंटिव के तरीके से दे रहे हैं जी। एंड इनफैक्ट जनवरी के मिडिल के से ही शुरू हो गया था, बिकॉज हमारे पेशेंट्स जो चाइना और ईस्ट एशिया के थे वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दे वुड लाइक समथिंग टू हेल्प प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो जैसे डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि रीपर्पसिंग ऑफ ओल्ड मेडिसिन, तो हम लोगों ने जो उस वक्त और अभी भी जो सिम्टोमेटोलॉजी इस बीमारी का समझ में आ रहा है, एंड वैसे सिम्टोमेटोलॉजी के जो मेडिसिन हम लोग इफेक्टिव देखे थे, चाहे सार्स कह लीजिए, चाहे स्वाइन फ्लू कह लीजिए, सिमिलर डिजीजेस जिसकी सिम्टम पिक्चर सिमिलर होती है, उसके बेसिस पे और क्लासिकल टेक्स्ट की स्टडी के बेसिस पे हमने ये 3 दवाई का प्रोटोकॉल बनाया। और 14 डेज का प्रोटोकॉल भी इंक्यूबेशन के ऊपर ही था, बिकॉज इंक्यूबेशन पीरियड बहुत पहले ही चाइना की स्टडीज ने मोर और लेस बता दिया था। तो दिस 14-day प्रोटोकॉल वाज डिवाइज्ड ऑन द इंक्यूबेशन पीरियड। सो हम लोग
अप्रोक्सीमेटली जनवरी टू 23 मार्च के सारी पेशेंट लिस्ट से ये पता लगा कि कम से अंदाजन 15,000 पेशेंट्स को हम लोगों ने ये दवा इशू करी। तो हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, हमने ऑनलाइन सर्वेज पब्लिसाइज किया। पर्पस ये भी था कि सिर्फ हमारा ही नहीं बट कोई भी होम्योपैथिक दवा का यूजेज का इंफॉर्मेशन मिले, तो एक जनरल पर्पस फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी वी विल हैव सम एविडेंस बेस जिसके ऊपर आगे रिसर्च किया जा सकता है या उसकी एफिकेसी का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बिकॉज हम लोगों ने पॉपुलेट किया सर्वे और हम लोगों ने कांटेक्ट किया, तो ऑब्वियसली वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स आर आवर ओन पेशेंट्स। तो हमारा जो प्रोटोकॉल है उसमें काफी एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिल रही है कि बहुत ही लो परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स को कोविड लाइक सिम्टम्स, बिकॉज बहुत कम परसेंटेज टेस्टिंग हुई इंडिया में। हालांकि 18 कंट्री के रिस्पोंडेंट्स ने इस सर्वे का रिस्पांस किया, स्टडी में पार्टिसिपेट किया है, बट टेस्टेड पेशेंट्स बहुत कम हैं। सो कोविड लाइक सिम्टम्स की परसेंटेज भी हमें आज अभी तक बहुत कम मिल रही है, जो कि बहुत ही एनकरेजिंग है। बट इसमें एक कैवियाट ये है कि पूरा क्रेडिट होम्योपैथिक मेडिसिन को दे देना भी ठीक नहीं है, बिकॉज इस दौरान हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मान रहे हैं, हम लोग क्वारंटीन है, हम लोग हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, हम लोग मास्क पहन रहे हैं। सो उसका भी प्रोटेक्टिव इफेक्ट हर इंडिविजुअल को मिल रहा है। बट ऐसा एक सेम प्रोटोकॉल 13,000 लोगों ने फॉलो किया और उसके अंदर लो इंसिडेंस रही। आई थिंक ये एक एटलीस्ट एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि आगे और रिसर्च किया जाए, क्योंकि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में थोड़ा रिसर्च का इशू होता है कि हम लोग किस बेसिस पे आगे बढ़े। तो एटलीस्ट वो बेसिस तैयार हो रहा है कि अब हम लोग एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की तरफ जा सकते हैं। नहीं डॉक्टर मैनन जी, आप जो बात कह रहे हैं, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, मुझे WHO की जो चीफ साइंटिस्ट हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे उन्होंने भी बहुत ही पॉजिटिव नोट पर हमसे डिस्कशन किया, और चाइना में भी इवेंचुअली बताया जाता है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से ही काफ़ी मदद मिली। तो इस बात को मैं काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें सारी मेडिसिन की जो फॉर्म्स हैं, चाहे वो होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, तीनों मिलकर इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक बहुत मजबूत फाइट देने की कोशिश की जा रही है। आपकी स्टडी में जो निकला है उससे फाइनल 3 कंक्लूजन्स क्या हैं सर आपके? एक तो कि इतने 1000 लोगों ने ये प्रोटोकॉल फॉलो किया। दूसरा कि इंसिडेंस ऑफ कोविड या कोविड लाइक सिम्टम्स बहुत ही लो रही। ये दो ही हमारे ऑब्जेक्टिव थे कि कोविड लाइक सिम्टम्स कितने हैं और लोगों ने क्या क्या दवाइयां ली। और ये बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं, बट मैं फिर भी कहूंगा कि इसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ा कॉशियसली होना चाहिए। जी, मेरे साथ डॉक्टर योगेश सहगल हैं, सीनियर फैकल्टी, डॉक्टर सहगल स्कूल ऑफ रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी। डॉक्टर सहगल, आपसे समझना चाहूंगा, एसिम्प्टोमेटिक प्री सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, क्या किया जाए, कैसे बचा जाए, और क्या वो चीजें हैं जिनका ख्याल रखा जाए? बहुत ही आम तरीके से मैं समझाना चाहूंगा कि इसको हम लोग एक क्लिनिकल साइलेंट भी बोल सकते हैं, जो आम भाषा में लोग समझें कि क्लिनिकल साइलेंट को भी एसिम्प्टोमेटिक ही कहा जाता है। अब क्लिनिकल साइलेंट क्या है कि जब हमें पता है कि जो बीमारी है, वायरस है, ये आंख से, नाक से, म्यूकस मेम्ब्रेन से बॉडी में एंटर हुआ। जब भी हमारी बॉडी में कोई चीज फॉरेन मटीरियल एंटर होती है तो हमारा जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट होता है और वो फॉरेन बॉडी को ट्रैक करने के और उसको किल करने के लिए एंटीबॉडी का सहारा लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो अवॉइड हो जाता है और वो जो लेटेंट रह जाता है और वो चीज जो है डिटेक्ट नहीं होती। तो वहां पे ये जो सिस्टम है हमारा, अब ये है कि लोग सोचते हैं कि इम्यूनिटी की वजह से ऐसा हो गया या जो वायरस है वो लेटेंट पड़ा रहा, वो कब तक पड़ा रहेगा लेटेंट, ये नहीं पता। इसका कोई पता नहीं चलता कि क्लिनिकल साइलेंट जो है वो केवल इसी बीमारी के लिए नहीं, काफी बीमारी में क्लिनिकल साइलेंट रहती है चीजें जो पेशेंट लेके कैरी करता रहता है। इससे एक तो पेशेंट को समझना ही चाहिए, लोगों को, आम आदमी को, उसको नहीं पता चलेगा। तो एज ए होम्योपैथ हम इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? मेरा मानना ये है कि हम 2 लाख होम्योपैथ हैं इन इंडिया एज पर जो क्वालिफाइड है। व्हाट वी कैन डू एज ए ट्रायल वे, अगर 2 लाख में से 20 लोग डेली, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं ये जानने के लिए कि देखिए एक तो फिजिबल नहीं है, ईज ऑफ ट्रीटमेंट। मेरा एक मानना ये है, आज हम बात करें कि ईज ऑफ ट्रीटमेंट, लोग कैसे जल्दी से जल्दी इलाज भी ले सकें। जहां तक हम अप्रोच कर रहे हैं एविडेंस की या लेबोरेटरी की या स्क्रीनिंग की,
ईज ऑफ ट्रीटमेंट अगर लोगों के पास होगा, उसका फायदा हम ये दे सकते हैं एज ए होम्योपैथ, हम नेशनल हेल्थ सिस्टम को हेल्प कर सकते हैं। अगर 20 लोग भी 2 लाख होम्योपैथ को कॉन्टेक्ट करें केवल ये देखने के लिए, हम उनको, क्योंकि डिजीज वाइज हम नहीं ट्रीट करते, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम ये पूछ सकते हैं हर 20 आदमी को भी अगर हमें रोज मिल जाए तो हम लोग 40 लाख लोगों को स्कैन कर सकते हैं प्री सिम्टम के बेसिस के ऊपर। जैसे कि वो 2 हफ्ते में अगर वो किसी से नहीं मिला, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज वो कहता है कि मेरे को 15 दिन के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम है जो जिंदगी में पहली बार हुए और पहले कभी नहीं हुए मेरे को, जबकि उसके अंदर कोरोना का कोई भी सिम्टम नहीं है उसके अंदर। हम उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं कि चलो इसको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि उसको लूज मोशन हो गया, उसका पेट खराब है, उसको भूख नहीं लग रही है, उसका टेस्ट खराब हो गया है, हम उसको 3 या 5 दिन की दवाई देके उसको हम प्री लोड को कम कर सकते हैं कि वो हॉस्पिटल ना जाए, हम उसको दवाई दे सकते हैं और उस दवाई से उसकी टॉक्सिसिटी कम हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि जो लेटेंट जो वायरस है वो किल हो जाए और वो बाद में टेस्ट भी हो सकता है। इससे हम लोग एज ए होम्योपैथ इम्यूनिटी भी डेवलप कर देंगे। अगर हम पूरा लोड नहीं ले रहे, एक डॉक्टर के पास पर डे अगर 20 भी। सर एक बात बताइए मुझे, अगर क्या होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक और एलोपैथिक साथ साथ चल सकता है? देखिए, इसके अंदर पहली बात है कि पेशेंट को ही कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने कोई दवाई खाई। जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे बड़ी चीज है जो आम एलोपैथी और किसी साइंस में मुझे नहीं पता होती है कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद हम टॉक्सिसिटी, जो बॉडी में टॉक्सिक होता है मटेरियल, वो बाहर जरूर आता है। अब सपोज करो कि मैंने एक पेशेंट को दवाई दी और उसको पसीना आ गया, उसने जाके एलोपैथी डॉक्टर को बताया कि मेरे को दवाई लेने के बाद, होम्योपैथी दवाई लेने के बाद बुखार आ गया, मुझे पसीना आ गया, मुझे लूज मोशन लग गए, तो उसकी दवाई दे दी जाएगी उसको लूज मोशन रोकने के लिए। अगर वो लूज मोशन रोक दिया तो जो काम होम्योपैथी ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा, तो इसमें हम दो चीजें एक साथ नहीं चला सकते। ठीक है, ठीक है, हमारा पॉइंट नोटेड डॉक्टर सहगल। मैं आपका जो पॉइंट है ईज ऑफ ट्रीटमेंट पे जो आपने एम्फसाइज किया है जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं सर। मेरे साथ और भी डॉक्टर्स हैं। एक सवाल मैं डॉक्टर अरविंद कुमार से और डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन से मैं जरूर पूछना चाहूंगा, और वो है टेस्टिंग किट को लेकर। ये बड़ा रैपिड टेस्टिंग किट में शिकायत आई है जो नीचे चल रहा है, इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले परमेश्वर जी मेरे साथ हैं। परमेश्वर जी, आयुर्वेद की अगर बात की जाए, आयुर्वेद में मुझे याद है आप जब लास्ट टाइम थे आपने मुझे सीथोपलादी के बारे में बताया था, आपने मुझे गिलोय के बारे में बताया था, च्यवनप्राश के बारे में बताया था। 2 सवाल है मेरे। पहला, कैसे अपनी इम्यूनिटी मजबूत करें। हर इंसान जो घर में बैठा है अभी TV9 भारतवर्ष देख रहा है, पहला अपनी इम्यूनिटी कैसे मजबूत करें, क्योंकि इम्यूनिटी मजबूत है तो अगर हो भी जाएगा तो भी आप निपट लेंगे। दूसरा, क्या आपको लगता है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो हैं क्या कर सकते हैं, या प्री सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स क्या कर सकते हैं? देखिए निशांत, अपनी बात शुरू करने से पहले तो ये बताऊंगा कि इस पैंडेमिक से यदि हमें निपटना है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड हैंड वॉशिंग, उसको हमें हर व्यक्ति कर सकता है, उसको जरूर करना है। एंड अब बात करता हूं आयुर्वेद के रोल की इस पैंडेमिक से निपटने के लिए। तो हमारे पास 3 सेट ऑफ मेडिसिन हैं। पहली, जिन्हें हम बोलते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली, जो सभी के लिए ही लाभकारी है। लेकिन यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, उन मेडिसिन को आप जब रेगुलर लेंगे तो ग्रेजुअली आपकी इम्यूनिटी डेवलप करेगी, एक दिन में आपकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं करेगी, जिसमें हम गिलोय का सेवन है, च्यवनप्राश जैसे रसायन द्रव्यों का सेवन है। अब मैं आज की आपके डिस्कशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात को यहां पे मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि आज हमारे लिए सबसे ज्यादा वरी की बात है एसिम्प्टोमेटिक या प्री सिम्प्टोमेटिक पेशेंट का मिलना या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक पेशेंट का मिलना। यहां पे आयुर्वेद बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है। रीजन बीइंग, हमारी जो मेडिसिन है वो 2 तरह की है निशांत। पहली मेडिसिन वो सेट है जो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पार्ट ऑफ डाइट है। सेकंड सेट जो है वो मेडिसिन है जो डॉक्टर रिकमेंडेशन से ही ली जा सकती है। तो आज आपके TV9 के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि आपको बिना डरे मोटे तौर पे ये मान लेना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है ससेप्टेबल है, हर व्यक्ति एक संभावित केस ऑफ कोरोना है। तो ऐसे में आपको सिंपल घर के किचन की चीजें हर दिन इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं, हमारा ऐसा विश्वास है कि काली मिर्च,
लौंग, अजवाइन यदि हर व्यक्ति दिन में 2-3 बार चूसता है और अनफॉर्चुनेटली यदि ड्रॉपलेट जिसमें वो वायरस है वो आपके मुंह में या नाक में पहुंच गई, तो इनिशियल लेवल पे जब अभी हमारे वायरस का मल्टीप्लिकेशन बहुत इतना नहीं हुआ कि वो आपकी बॉडी को डैमेज करना शुरू करे, उस समय वो वायरस बहुत कमजोर होता है। वो काली मिर्च, वो लौंग, वो अजवाइन उस पर भारी पड़ती है। तो आप वेरी इनिशियल स्टेजेस पे जब पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है या प्री सिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है, ये उसके लिए जो है एक तरह से इमीडिएटली इनिशियल स्टेजेस पे उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है। सेकंड, आप नमक और हल्दी, नमक में सेंधा नमक को हम प्रीफर करते हैं, यदि आप इन दोनों को मिला करके इसके गरारे करते हैं, गार्गल करते हैं गर्म पानी में डाल करके, तो वो आपके नीचे ट्रैक तक भी अगर वायरस पहुंच गया तो वहां पे उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। यहां पे एक चीज मैं निशांत मेंशन करना चाहूंगा, ये वो चीजें हैं जो फ्लू के किसी भी वायरस को काउंटर करने में ये टेस्टेड चीजें हैं। लेकिन हां, आप मुझसे अगर पूछेंगे कि कोरोना में कितनी इफेक्टिव है, यह शोध का विषय है, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि कोरोना इतना घातक नहीं। देखिए, कोरोना बार बार हम कह रहे हैं इट इज कंटेजियस, मोर कंटेजियस, ये फैलता बहुत तेजी से है, लेकिन इसकी घातकता उतनी हाई नहीं है कि ये हमारे काली मिर्च से ना मरे। लेकिन इनिशियल स्टेज पे यदि हम हल्दी नमक के पानी के गार्गल करते हैं तो उससे भी ये काउंटर हो सकता है। उसके बाद हल्दी नमक के पानी की भाप हम लेते हैं, उससे भी ये काउंटर हो सकता है। नाक में तेल लगाना, जो मैंने बताया, पीपल का पत्ता डाल करके तेल तैयार करें सरसों का, वो नाक में लगाएं, मुंह में रखें, उससे भी ये काउंटर हो सकता है। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे किचन की चीजें हैं। साथ में जैसा हमारे आयुष डिपार्टमेंट ने बोला है कि आप सौंठ है, काली मिर्च है, पिपली है, लौंग, इलायची, दालचीनी, हल्दी, तुलसी, गिलोय, इनको मिला करके आप काढ़ा तैयार करें, हर्बल टी मान के उसको पिएं, उसमें मीठे के तौर पे गुड़ मिलाएं, दिन में आप 2 बार मुनक्का का सेवन करें। तो ये वो आइटम्स हैं जो हमारे आहार का हिस्सा है, पार्ट ऑफ डाइट है, और ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए या प्री सिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। आपने जो बताया मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। आता है सिम्प्टोमेटिक पेशेंट। जी जी निशांत जी बताइए। हाँ जी, एक जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है निशांत, उसमें क्या है कि इन जनरल जो एलोपैथिक साइंस है उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि जो फ्लू होता है वो होता तो मैक्सिमम वायरल ओरिजिन का है, लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। अगर आप अपना ध्यान रखें, केवल अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, तो 5-7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसके लिए इन जनरल एलोपैथिक डॉक्टर्स कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय हमें इस सिद्धांत से बाहर आना होगा, क्योंकि अगर वो इट इज वेरी टफ टू डिफरेंशिएट वेदर इट इज राइनो वायरस और इट इज कोरोना वायरस। आदमी को इस समय खांसी चल रही है, गला दर्द चल रहा है, जुकाम चल रहा है, बुखार चल रहा है, तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जो प्रूवन एंटीवायरल मेडिसिन हैं, अगेन जो डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन से ही ली जा सकती हैं, जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस, महालक्ष्मी विलास रस, महासुदर्शन घनवटी, ये सब वो दवाएं हैं जो हम बहुत अच्छे से वायरल इन्फेक्शन में लोगों को देते हैं। मैं थोड़ा तो मुझे ऐसा आगे बढ़ूंगा। कि आपने जो पॉइंट रखा है डॉक्टर परमेश्वर जी, मैं इस चीज को एक बार अपने दर्शकों को रिकैप करूंगा। काली मिर्च, लौंग, अजवाइन, हल्दी, नमक के गरारे, पानी के गरारे, ये सारी चीजें हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो हैं ये कर सकते हैं। गिलोय, च्यवनप्राश या सीतोपलादी, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर्स भी हैं और आपको नॉर्मल ऐसे वनरेबिलिटी से बचा के रख सकते हैं, जिसको कहते हैं ना कि एक कवच आपके लिए तैयार रहता है। पवन सिन्हा जी हमारे साथ हैं, आयुर्वेद के जानकार हैं, हर चीज़ में बहुत अच्छी खासी पकड़ है। पवन जी माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा देर से मैं आ रहा हूँ आपके पास। पवन जी, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स क्या करें, सबसे बड़ा सवाल। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा डिस्कशन ये चल रहा है, तो मैं अगर और भी थोड़ी देर बैठा रहता तो अच्छा ही रहता। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जिस पॉइंट को उठाया ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक नागरिक के तौर पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि 4 मई के बाद स्थिति में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होंगे। तो वहाँ जो एसिम्प्टोमेटिक है या प्री सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, इनकी वजह से स्थिति ख़राब भी हो सकती है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिस प्रकार से जो आयुर्वेद के सोचने का एक तरीका होता है, जिसके लिए अभी डॉक्टर परमेश्वर जी ने कहा भी कि हर व्यक्ति एक पेशेंट है और हर व्यक्ति पेशेंट नहीं है। तो जो ये वायरस है, ये जो वायरल इन्फेक्शन है, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन होता है, हर व्यक्ति के शरीर में होता है। जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो वो बाहर निकल आता है, वो परेशान कर देता है, वो सिम्टम दिखाने लगता है, वो बीमार डाल देता है। जब वो बाहर नहीं निकल पाता, यानी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, तो सब ठीक रहता है।
इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है गुनगुना पानी, तुलसी और जो डॉक्टर परमेश्वर ने और भी चीज़ें बताई हैं वो। लेकिन इसके साथ मैं ये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आपके माध्यम से पूरे देश का कि ये भगवान के लिए जंक फूड खाना अभी शुरू मत कीजिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से इधर आपने भी खबरें सुनी होंगी कि और कुछ ऐसी कंपनीज फिर से शुरू हो गई हैं जो लोगों को जंक फूड पहुंचा रही हैं, जवान लोगों की लपलपा रही है। लेकिन ये जंक फूड जो है ये शरीर की इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। हाई शुगर डाइट इम्यूनिटी को कमज़ोर करती है। तो इन दो चीज़ों से एकदम बचिएगा और गुनगुनी चीज़ों का जितना आप सेवन करेंगे उतना लाभ रहेगा। और हर चीज़ में कोशिश कर लीजिए किसी भी तरीके से तुलसी हो या काली मिर्च हो ये ज़रूर डाल लीजिएगा। शीतोपलादी में भी इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं तो उसका भी दिन में 3-4 बार सेवन किया जा सकता है। तो मूल चीज़ सिर्फ ये है क्योंकि अभी भी इस वायरस के बारे में नहीं पता। मैं जैसे शुरू से ही आपके हमारे कई बार साथ बैठने का अवसर हुआ डिस्कशंस के माध्यम से, तो मैंने कहा इस वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता। 9 मार्च से लगभग हम ये बात कर रहे हैं और अभी तक भी ये लगातार रूप बदल रहा है। और जो अमेरिका में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, वो भारतीय शरीरों के साथ हो ये भी आवश्यक नहीं है। भारतीय क्लाइमेट अलग है, उसमें भी दक्षिण की क्लाइमेट, उत्तर पूर्व की क्लाइमेट, उत्तर की क्लाइमेट अलग है। तो हर जगह वायरस का जो एक सिम्टम होगा वो अलग तरीके का होगा। तो सबसे मूल चीज़ ये है शरीर को हल्का गर्म रखा जाए और ऐसा भोजन किया जाए जो पुष्ट करता हो शरीर को। व्यायाम ज़रूर कर लिया जाए और गहरी गहरी सांस दिन में 5-6 बार लेके फेफड़ों को बहुत मजबूत रखा जाए। तो हम इनफैक्ट मुझे अच्छे से याद है आपने जो बताया है, भगवत गीता का एक अध्याय है जिसमें बाकायदा क्या खाना चाहिए वो लिखा है, किस रंग का खाना चाहिए, किस रूप का खाना चाहिए, वो सब लिखा है। अगर आप चाहें तो उसको रिकैप कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं और सब पता लग सकता है। पवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अमृतराज जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अमृतराज जी, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, नमस्कार। आपको इंतजार कराया इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स इस क्लाइमेट में पहले तो कितना खतरनाक है और कैसे बचा जाए, बस इतना बता दीजिए, कैसे बचा जाए। हर कोई ये जानना चाहता है कैसे बचा जाए। मुख्य रूप से आयुर्वेद यानी कि साइंस ऑफ लाइफ, इसमें बताया गया है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, यानी कि प्राण शक्ति को बढ़ाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। आयुर्वेद में किचन को फार्मेसी कहा गया है। तो हमारे यहाँ आरोग्य धाम में ऋषि वो थे जो रिसर्च करते थे, मुनि वो थे जो मनन करते थे। हमारे यहाँ आरोग्य धाम में कई प्रकार की असंख्य जड़ी बूटियां जिन पर रिसर्च की जा रही है, जिनकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले इसमें मेंशन करना चाहूंगा मैं आपको अलसी। पहले अलसी के माताएं बहनें लड्डू बनाती थी, आज अलसी के कैप्सूल आते हैं। अलसी के अंदर ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, क्रोमियम है। तो ये आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाने में आप आधा चम्मच सुबह ले सकते हैं। तो किचन में हमारी जो किचन की जो है उसमें कई असंख्य जड़ी बूटियां। इसी तरह से मैं बात करना चाहूंगा सहजन, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम ड्रम स्टिक भी बोलते हैं और मोरंगा भी बोलते हैं। ये भी इजीली अवेलेबल है। इसके पत्तों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ प्रदेशों में इसकी फली की सब्जी भी बनाई जाती है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी भी होता है। तो विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ती है। इसी तरह से आंवला, जिसको हमारे यहाँ रसायन कहा गया है, गिलोय को भी रसायन कहा गया है, दूर भी है, अम्ली है, तिक्त भी है। सो मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि फूड इज मेडिसिन। ये शरीर पंच महाभूत से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और जितना आप इन प्रकृति के उतना स्वस्थ रहें। सर मैं माफी चाहूंगा अमृत जी, आपका कनेक्शन बहुत लूज है, तो नुकसान करेगा। आपका कनेक्शन बहुत लूज है, आप तक मेरी आवाज नहीं आ पा रही, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। मैं यहाँ पर चलूंगा, एक छोटे छोटे 2 सवाल पूछना चाहूंगा डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन और डॉक्टर अरविंद कुमार से। डॉक्टर अरविंद कुमार जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब की रैपिड टेस्ट किट में शिकायतें आ रही हैं। निशांत जी, मैं छोटा सा एडिशन कर दूं? सर बिल्कुल आप कर दीजिए, लेकिन एक सेकंड मुझे बस एक चीज जरूर बता दीजिए सर। रैपिड जो टेस्ट किट्स हैं उसमें शिकायत आ रही है, आईसीएमआर ने अभी अभी ब्रीफिंग दी है, अभी अभी। 100% करेक्ट टेस्टिंग कैसे होगी सर? और फिर आप बता दीजिएगा आप क्या कहना चाहते हैं। मैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने अभी बताया, मैंने भी बहुत ध्यान से सुना और मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा भी एक्चुअली ज्ञानवर्धन हुआ
और इसमें से कई चीजें मैं भी खुद प्रैक्टिस करूंगा। मैं इसमें 2-3 चीजें और ऐड करना चाहता हूं। एक स्मोकिंग के बारे में बहुत क्लियर कट है कि अगर आप स्मोक करते हैं और अभी भी कर रहे हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी घटाता है और आपको कोरोना इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ाता है। तो अगर संभव हो तो स्मोकिंग बंद कर दीजिए, नहीं तो कम कर दीजिए। नंबर 2, ओवर ईटिंग अवॉइड करिएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाता है, वो है स्ट्रेस। इस समय सब लोग घर में बड़े परेशान बैठे हैं, ये लॉकडाउन कब खुलेगा। सर घर के बाहर थे तब भी स्ट्रेस है, घर में है तब भी स्ट्रेस है, अभी स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है? नहीं सर, बहुत संक्षेप में सर, आईसीएमआर की ब्रीफिंग है, मुझे जवाब लेना जरूरी है। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। 100% करेक्ट टेस्टिंग कैसे हो सकती है सर? देखिए, जो हमारा RT-PCR टेस्ट है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो वायरस को डिटेक्ट करता है। जो ये रैपिड टेस्टिंग किट है ये वायरस को नहीं डिटेक्ट करता, ये शरीर के द्वारा वायरस के खिलाफ बनाई गई एंटीबॉडीज को टेस्ट करता है। और ये कम से कम 1 हफ्ते की बीमारी के बाद, अगर आज आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा यहाँ पर। आप सभी लोगों ने जो हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए शुक्रिया। और इससे भी बड़ा शुक्रिया आप जो इस देश की जनता के लिए समय निकालकर उनकी सेवा कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूं कि ये जो एक त्रिमूर्ति एफर्ट है, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, ये हमारे देश को बाहर निकालेगा। बस एक चीज का ख्याल रखिए, एसिम्प्टोमेटिक या प्री सिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।